तो अब लेते हैं हम यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, टुवर्ड्स द अर्ली मिडीवियल पल्लव एंड चालुक्यास। प्रारंभिक मध्यकाल की ओर पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में। पल्लव और चालुक्य वंश, क्योंकि हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के इन वंशों के बारे में हम लेंगे। दक्षिण भारत में विशेष तौर पर 550 से 850 ईस्वी तक का 300 वर्षों का जो काल है, तीन बड़ी शक्तियों के संघर्ष का काल था। छठी शताब्दी के मध्य में बादामी के चालुक्यों, कांची के पल्लव और मदुरा के पांड्य राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि की। सर्वप्रथम चालुक्यों और पल्लवों का संघर्ष शुरू हुआ। 750 के आसपास चालुक्य राजा इस संघर्ष से अलग हो गए और राष्ट्रकूट राजाओं ने चालुक्य राजाओं का स्थान ले लिया और इसी प्रकार पल्लवों का स्थान चोल शासकों ने आगे चलकर ले लिया। तो हम पल्लव और चालुक्य शासकों की, राजाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक मैप भी डाला हुआ है। इस मैप में आप देखें तो पल्लव और चालुक्यों का राज्य कहाँ था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पीले कलर का पल्लव और थोड़ा सा ये मस्टर्ड कलर में ये आ गया यहाँ पर चालुक्य। तो पल्लव और चालुक्यों के ये दक्षिण भारत में राज्य थे। तो इन दो वंशों की हम बात कर रहे हैं कि मध्य काल की ओर भारत का जो इतिहास है अभी ये बढ़ रहा है। तो भारत में विशेष तौर पर हम अब सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई और किस तरह से इस वंश ने विकास किया, कौन कौन से शासक, लोगों का जीवन कैसा था और इनका समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम पल्लव वंश की उत्पत्ति के बारे में। पल्लव वंश की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। तो इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि ये पार्थियन नामक विदेशियों की संतान थी, जैसे कि वेंकैया कहते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल ने पल्लवों को वाकाटकों की शाखा घोषित किया है और इन्हें ब्राह्मण जाति का मान लिया। और इसी तरह से विशेष तौर पर कुछ ये कहते हैं कि पल्लवों का जो उल्लेख है, ये कुछ कहते हैं कि ये अशोक से पहले का भी है। तो अलग अलग जो हैं धारणाएं हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। इसी के तहत पल्लवों की उत्पत्ति तोंड मंडलम से भी मानी जाती है। तमिल में टोंडेयर का अर्थ पल्लव होता है। ऐसा माना जाता है कि तोंड मंडलम के पल्लव सतवाहनों के सामंत के रूप में वहां स्थापित हुए और इसी के और बाद में जो है ये सतवाहन के पतन के पश्चात स्वतंत्र होकर शासक बन गए। कुछ भी हो, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो पल्लव वंश की स्थापना, पल्लव वंश का इतिहास पुराना माना जाता है और इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में दक्षिण भारत में कांची नामक स्थान पर सिंहवर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। छठी शताब्दी के अंत में पल्लवों का वैभव जो था ये शुरू हुआ। तो इसके कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। पहला है सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी के बीच में। सिंह विष्णु अवनी सिंह पृथ्वी का शेर 575 में सिंहासन पर बैठा और उसी के काल में पल्लवों ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक सफलताएं प्राप्त की। चोल मंडलम को इसने जीता, पांडवों, कल्लभरों और केरलों को हरा करके राज्य को विस्तृत किया। किराता अर्जुनीय के लेखक भारवी का वह संरक्षक था। मामल्लपुरम में आदि वराह के मंदिर का निर्माण उसने करवाया। लंका और 3 तमिल राज्यों के शासकों को भी हराया। दूसरा शासक हुआ नरसिंह। दूसरा शासक जो है इसका हुआ महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी के बीच में। सिंह विष्णु का बेटा था। बहुत सी उपाधियां, चेतकारी, मंदिर बनाने वाला, चित्रकार, पुल्ली चित्रकारों में चीता, मत विलास, आनंद में डूबा हुआ, विचित्र चित्त, विलक्षण बुद्धि वाला, ये उपाधियां उसने धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम जैन था, लेकिन पहले वो जैन था लेकिन बाद में शिव का अनुयायी बन गया। महान निर्माता, त्रिचनापल्ली, चिंगलपुर, उत्तर तथा दक्षिण अर्काट के जिलों में
चट्टानों को काट कर जो है मंदिर बनवाए। महेंद्रवाड़ी नगर के पास महेंद्र कुंड नाम का जलाशय इसने बनवाया। और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि शैव और बौद्ध सन्यासी कुछ कहते हैं कि ये सन्यासियों के अवगुणों और मूर्खताओं का उपहास जो है किया गया, क्योंकि इसने जो है इसके समय में एक पुस्तक जो थी लिखी गई, मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ, ये जो था ये इसके समय में लिखा गया, तो उसी में इसका जो है उपहास किया गया है। और इसी के साथ साथ तीसरा हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक, ये बेटा था महेंद्र का और सबसे महान शासक, दक्षिण भारत में सर्वोच्च शासक ये बन गया। पुलिकेशन द्वितीय को 3 बार हराया, उसकी राजधानी वातापी को जीता। पुलिकेशन द्वितीय जो था इसके साथ लड़ता हुआ मारा गया और इस महत्वपूर्ण विजय के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने महान योद्धा, वातापी कोंडा वातापी को जीतने वाले की उपाधियां धारण की। उसने कांची के निकट बंदरगाह वाला नगर बनाया जिसका नाम उसने महाबलीपुरम रखा, और इस नगर में अपने एक एक पत्थर के बने मंदिर हैं। चीनी यात्री हंसांग जो है ये इसी के समय दक्षिण भारत में गया था और उसने इसका वर्णन भी किया है। अगला है महेंद्र वर्मन द्वितीय, चौथा शासक 668 से 670 के बीच में। नरसिंह वर्मन का ये बेटा था और इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि इसने केवल 2 वर्षों तक शासन किया। चालुक्य के विक्रमादित्य के पिता पुलिकेशन द्वितीय की मौत का जो था ये बदला लेना चाहता था, तो उसने क्या किया, विक्रमादित्य ने पल्लवों के ऊपर जोरदार आक्रमण किया जिसमें महेंद्र वर्मन की मृत्यु हो गई। अगला बैठा परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 695 तक। महेंद्र वर्मन के पश्चात ये बना। पल्लवों और चालुक्यों के मध्य सत्ता के लिए युद्ध या संघर्ष चलता चला और इस संघर्ष के विषय में दोनों पक्षों ने अलग अलग दावे किए हैं। संभवतः इसमें किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय प्राप्त नहीं हुई। परमेश्वर प्रथम शिव का उपासक था। अपने राज्य में उसने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला शासक हुआ नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 722 ईस्वी के बीच में। परमेश्वर वर्मन का बेटा था ये और इसने 722 तक शासन किया। उसका शासनकाल शांतिमय रहा। भव्य मंदिर बनवाए। कांची में कैलाशनाथ मंदिर, कांची में ही उसने ऐरावतेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम में समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। उस नरसिंह के समय में विद्वानों में खासकर दंडी जो कि संस्कृत का महान विद्वान था, दश कुमार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। नरसिंह ने अनेक उपाधियां, राजसिंह, राजाओं का शेर, अगम प्रिय, धार्मिक पुस्तकों का प्रिय, शिच, चूड़ामणि, शंकर भक्त, इतिहास प्रिय, काव्य प्रिय, वीणा नारद आदि की उपाधियां धारण की। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन, अपराजित वर्मन, इन सब ने 722 से 897 ईस्वी तक शासन किया। ये सभी कमज़ोर और अयोग्य सिद्ध हुए। राष्ट्रकूट, चोल, गंग और पांड्य राजाओं के साथ इनका दीर्घकालीन युद्ध हुआ जिससे इनकी शक्ति नष्ट हो गई। 897 ईस्वी में पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को चोल राजा आदित्य प्रथम ने हरा दिया और इस तरह से इस वंश का अंत हो गया। अब नेक्स्ट लेंगे हम इसका शासन प्रबंध के बारे में। पहला है केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध में राजा और मंत्रिमंडल। राजा जो था ये केंद्र बिंदु था, पूरे राज्य का बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था और इसी के साथ साथ उसकी असीमित शक्तियां थी। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। वो चाहे तो किसी को अपराधी को मृत्युदंड भी दे सकता था, उसकी सजा भी कम कर सकता था। प्रजा हितकारी कार्य करता था। देवताओं की भांति जो था उसकी लोग पूजा करते थे और पल्लव शासकों और उनकी रानियों के मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की जाती थी।
राजा की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता था। दूसरा, मंत्रिमंडल। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पल्लव शासकों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया था। योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही इस पर नियुक्त किया जाता था। ये व्यक्ति अधिकतर राज परिवार से संबंध रखते थे। मंत्री जो थे ये राजा को सही सलाह और मशविरा देते थे। फिर है प्रांतीय प्रशासन। दूसरा जो था ये प्रांतीय प्रशासन था। तो प्रांतों में आगे चलकर ये बंटे थे और प्रांतों को राष्ट्र या मंडल कहा जाता था और राष्ट्र का जो मुखिया था उसको राष्ट्रिक या मांडलिक कहा जाता था। प्रांतों में राजकुमार या राज परिवार से संबंधित जो व्यक्ति थे उनको ही नियुक्त किया जाता था। फिर है स्थानीय प्रशासन। प्रांत आगे चलकर जो थे ये कोट्टम में बंटे हुए थे और कोट्टम जिलों को कहा जाता था। कोट्टम आगे नाडुओं में बंटे हुए थे। नाडु जो थे ये तहसील भी कह सकते हैं, तालुक भी कह सकते हैं और नाडु जो थे आगे ग्राम में बंटे हुए थे। तो इस प्रकार क्या था स्थानीय स्वशासन। और इसी के तहत ग्राम के में एक ग्राम सभा होती थी और यही गांव का प्रशासन चलाती थी। ग्राम के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सभा के सदस्य होते थे जिन्हें पेरूमक्कल महान पुरुष कहते थे। फिर है वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध में पल्लव शासकों की आय का मुख्य साधन था भूमि कर। समस्त कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। भू राजस्व का निर्धारण भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर किया जाता था और कुल उपज का छठा हिस्सा भूमि कर के रूप में जमा करवाना पड़ता था। तो राजा जो थे उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को अनेक सुविधाएं दी थी। ऋण भी दिए जाते थे, अच्छे बीज उपलब्ध करवाए जाते थे, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की थी। जब प्राकृतिक आपदा पड़ती थी तो उनके कर को माफ़ कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, वन कर, खानों से ये जो थे ये अन्य प्रकार के स्रोत थे आय के। फिर है व्यय। खर्च कैसे किया जाता था। खर्च जो था ये राजमहल, राज परिवार के सदस्यों की देखरेख के लिए, सैनिक, गैर सैनिक कर्मचारियों के वेतन, ब्राह्मणों, विद्वानों को और अन्य को दिए जाने वाले अनुदानों और प्रजा हितकारी कार्यों पर इसका खर्च किया जाता था। फिर है न्याय प्रबंध। बड़ा उच्च कोटि का उनका न्याय प्रबंध था। पल्लव राजा न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। दो प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे, धर्मासन और अधिकरण। धर्मासन में दीवानी मुकदमों का और अधिकरण में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की जाती थी। अपराधियों को ज़्यादातर जुर्माना किया जाता था। बार बार अपराध करने वाले अपराधी का अंग भंग कर दिया जाता था। फिर है सैनिक प्रबंध। तो सैनिक प्रबंध में बहुत बड़ी विशाल सेना थी। ये 4 भाग थे, पैदल, रथ, हाथी, नौसेना। राजा और राज परिवार के सदस्य रथों और हाथियों पर सवार होकर युद्ध करते थे। अनुशासन का सेना में विशेष ध्यान रखा जाता था। तलवार, भाले, बर्छे, तीर कमान आदि प्रमुख हथियार थे। नौसेना भी बहुत शक्तिशाली थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के शासक मान वर्मन को 2 बार हराया। रणभूमि में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को विशेष पुरस्कार भी दिए जाते थे। युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों का सरकार द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता था। फिर है पल्लवों के अधीन समाज। समाज में जो था ये कई जातियों में बंटा हुआ था। तो पहला जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें मुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी, अग्रहार जिसको कहा जाता था। ब्राह्मण प्रशासन तथा कुछ सेना में भी भर्ती होते थे। ब्राह्मण कृषि कार्य भी करते थे। ब्राह्मणों की भूमि पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। अपराधी सिद्ध होने पर भी उनको प्राणदंड नहीं दिया जाता था। क्षत्रिय जो थे ये दूसरा स्थान इनको प्राप्त था और इसी के तहत ही ये ज़्यादातर जो थे प्रशासन और सेना में भर्ती थे। वैश्य कृषि और व्यापार करते थे और शूद्र जो थे समाज में निम्नतम स्थान पर थे। श्रमिक और खेती मजदूरी आदि का काम इनके द्वारा किया जाता था। दूसरे, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी थी। पुरुषों के बराबर ही समारोहों और उत्सवों में वो भाग लेती थी। पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। संपत्ति का अधिकार प्राप्त था अच्छी, और इसी के साथ साथ शिक्षित भी थी महिलाएं
और अनेक लड़कियां जो थी संगीत और नृत्य कला में भी निपुण थी। सती प्रथा का प्रचलन था स्त्री को सती होने के लिए, लेकिन बाध्य नहीं किया जाता था। फिर भोजन की बात करें, सादा था। फल, सब्जियां, दूध, दही, घी उनका मुख्य भोजन। लोग मांस और मछली का सेवन भी करते थे। इसके साथ साथ पहनावा जो था, पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी धारण करते थे, स्त्रियां साड़ी चोली पहनती थी। आभूषण इत्यादि भी हाथी दांत, सोना चांदी इत्यादि के पहने जाते थे। शिक्षा की बात करें तो कांची जो था ये विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र था। पल्लव राजाओं ने बाहुर पांडिचेरी के पास की शिक्षण संस्थाओं को दान दिया। वेदों, वेदांगों, मीमांसा, न्याय, पुराणों, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। नृपतुंग वर्मन के एक मंत्री ने एक महाविद्यालय को 3 गांव दान में दिए थे। महाविद्यालय में वैदिक विद्या की 14 शाखाएं पढ़ाई जाती थी। फिर इसके अतिरिक्त मनोरंजन की तरफ भी ध्यान दिया गया था। खेलकूद, नृत्य, संगीत इत्यादि से मनोरंजन किया जाता था। पल्लवों की यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो उनका अर्थव्यवस्था में प्रमुख व्यवसाय कृषि था और इसी के तहत ही उस काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पहली, राजा के अधिकार में राजा अपनी इच्छा अनुसार से भूमि को अपने राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में, मंदिरों, ब्राह्मणों को दान स्वरूप, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार के रूप में दे सकता था। दूसरी भूमि थी किसानों की। छठा भाग उनसे कर के रूप में लिया जाता। तीसरी भूमि मंदिर, संस्थाओं, ब्राह्मणों का अधिकार था, भू राजस्व से मुक्त। चौथी प्रकार की ग्रामवासियों का सामूहिक अधिकार होता था, चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पशुपालन की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल इत्यादि जो थे इनको पाला जाता था। उद्योग धंधे विभिन्न प्रकार के थे, कपड़ा बुनना, इसी के साथ साथ धातु उद्योग भी उच्च कोटि पर था। सोने, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, टीन, तांबा इत्यादि का कार्य होता था। इसके अतिरिक्त मोती, सीप, मणि, तेल, नारियल उद्योग भी यहाँ पर विख्यात थे। मंदिरों की भूमिका यदि कहें तो बहुत ही उल्लेखनीय थी। राजा लोग जो थे इन्होंने मंदिरों को अनुदान भी दिए थे, तो बहुत से मंदिरों का निर्माण भी किया गया। व्यापारिक निगम जो थे वो भी इसी के अंतर्गत बनाए गए थे। व्यापार उच्च कोटि का था। इस समय के दौरान जो व्यापार था ये बैलगाड़ियों, ऊँटों, गधे, घोड़े, हाथियों पर माल लाद कर काफिलों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी जो थे अपने सामान को ले जाते थे। छोटी नावों के माध्यम से भी माल को ले जाया जाता था। महाबलीपुरम, कांची, कावेरी पट्टम, पोहार ये जो थे ये व्यापार के लिए बहुत ही विख्यात थे। सूती वस्त्र, गरम मसाला, मोती, हीरे, हाथी दांत, नारियल का निर्यात किया जाता था। और चीन, पश्चिम देशों, दक्षिण पूर्वियाई देशों के साथ व्यापार होता था। सोना, चांदी, तांबा, घोड़ा, रेशम, चीनी के बर्तन, इत्र, मदिरा आदि का आयात होता था। फिर है पल्लवकालीन संस्कृति के बारे में, जिसमें कला और वास्तुकला की हम बात करेंगे। कुशल प्रबंध था इनका, तो इसी के तहत कला की जहाँ तक बात करें तो सुंदर मंदिरों का चट्टानों को काट कर और पत्थर, ईंट इत्यादि का इस्तेमाल करके मंदिरों का निर्माण किया गया। 4 कला शैलियाँ महेंद्र, नरसिंह, राजसिंह और अपराजित, ये कला शैलियाँ जो हैं ये इस समय के दौरान काफ़ी विकसित हुई। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो भी डाला है मंदिर का। आप देखें तो महेंद्र शैली की बात करें तो 600 से 630 के बीच में महेंद्र वर्मन के समय में, और अनेक मंडप वाले मंदिर और अनेक खंभों वाले मंदिरों का निर्माण किया गया। 3 चरणों में महेंद्र शैली का विकास हुआ। प्रथम शैली जिसमें गुफा मंडपों का, और इसी के साथ साथ विशेष तौर पर इन अर्ध स्तंभ ऊपर से नीचे तक एक ही प्रकार के बनाए गए। तो इस प्रकार के जो शैली थी इसका विकास हुआ। इसी के साथ साथ बड़े सुंदर मंदिर महाबलीपुरम का, जैसे कि कोत किला मंडप महेंद्र शैली के तीसरे चरण के मंडप पूर्ववर्ती मंडपों से कई दृष्टियों से भिन्न है। तो विष्णु मंडप वल्लभ के शिव और विष्णु मंदिर इत्यादि जो हैं ये उल्लेखनीय जो के बनाए गए। तो मंद पगट्टू में त्रिचनापल्ली, मोगल राजपुरम, गुंटूर
इत्यादि में सुंदर मंदिर जो हैं महेंद्र शैली के अंतर्गत बनाए गए। महेंद्र शैली की इसके अतिरिक्त ये दूसरे चरण के अंतर्गत जो मंदिर बने वो थे स्तंभों वाले मंदिर। इसके साथ साथ तीसरी जो शैली थी, तीसरे चरण में बने पूर्ववर्ती मंडपों से कई दृष्टियों से जो भिन्न मंदिर थे वो बनाए गए, जिसमें कि विष्णु मंडप और वल्लभ के शिव इत्यादि के जो मंदिर हैं वो उल्लेखनीय है। फिर दूसरी शैली नरसिंह शैली के अंतर्गत जो है मंदिरों का निर्माण किया गया। ये नरसिंह वर्मन के समय में इस कला शैली का जो है विकास हुआ। यहाँ पर भी मैंने एक और ये मंदिर डाला है। तो 630 से 688 के बीच में दो शैलियाँ आती हैं, मंडप और रथ। मामल शैली के मंडप महेंद्र शैली की अपेक्षा अधिक अलंकृत थे, यानी कि इस समय में जो शैली विकसित हुई नरसिंह के समय में उसको कहा जाता है मामल शैली। वराह मंडप, रामानुज मंडप, महर्षि मर्दनी मंडप इत्यादि जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें चट्टानों को काट कर रथ मंदिर बनाए गए। 8 रथ मंदिर बनाए गए। 8 रथों में से 5 द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज और सहदेव के नाम पर हैं। 3 गणेश, पिजरी और वलयन कुट्टे हैं। इन रथों पर धर्मराज रथ सबसे विशाल है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। फिर है राजसिंह शैली 695 से 722 के बीच में। कंदरा कला का इस यहाँ पर समापन हो जाता है। पत्थर काट कर निर्मित जो की जाती थी। मंदिरों के स्वतंत्र भवन रूपी स्थापत्य का ढांचा जो है इस समय तैयार किया गया। मामल्लपुरम का तटवर्ती मंदिर, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, वैकुंठ पेरुमल का मंदिर इसी शैली के अंतर्गत बनाया गया। फिर अपराजित शैली 879 से 897 के बीच में इस शैली का विकास हुआ। और अपराजित शैली जो है ये अपराजित वर्मन के समय में ये विकसित हुई और इसमें ऐरावतेश्वर का मंदिर, मुक्तेश्वर, मंगतेश्वर, विराटनेश्वर इत्यादि जो मंदिर हैं ये बहुत ही विख्यात हैं। तो ये कला शैलियाँ जो हैं ये इस समय के दौरान विकसित हुई। मूर्ति कला के अंतर्गत भी काफ़ी जो है मूर्तियाँ बनाई गई। भागीरथ तपस्या के दृश्य मूर्ति सबसे विख्यात है। ये मूर्ति जो 98 फीट और 43 फीट चौड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसके साथ साथ धर्म की जहाँ तक बात करें तो हिंदू धर्म ने तो उन्नति की ही, इसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी लोकप्रिय हुआ। नरसिंह वर्मन के समय में हिंदसांग काजी में गया। उसने लिखा कि यहाँ 100 बौद्ध विहार और 80 जैन मंदिर थे। तो इससे पता चलता है कि विशेष तौर पर मंदिरों के साथ साथ धर्म के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म ने भी तरक्की की। फिर है शिक्षा और साहित्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था कांची। ये विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। तो इस तरह से जो कला है जिसमें कि साहित्य है इसका भी इस समय के दौरान काफ़ी विकास हुआ। तो ये था पल्लव वंश के बारे में।